अच्छा, जूनियर और प्राइमरी की तरफ एक महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सामान्य धन और जीएस। एक तरह से देखा जाए ये सीरीज विविध और सामान्य धन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। आपको सरकारी शिक्षक बनाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये क्लास आपके लिए निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, यूट्यूब पर लाइव चलती है। अगर आप पहले से सरकारी शिक्षक हैं तो आपके लिए जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी और एक महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप अभी से एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि उन सभी प्रश्नों के आधार पर आपके हजारों प्रश्न तैयार किए जाएंगे, क्योंकि प्रश्न की व्याख्यात्मक हल होगी। इस सीरीज को देखने के लिए सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। साथ ही इस वीडियो की क्वालिटी को आप अपने से बढ़ाकर रखिएगा ताकि जब भी आप क्लास पढ़ें तो आपको जरा सा बफरिंग की समस्या ना आने पाए। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आपके साथ पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है विज्ञ और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। जल्दी से जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि विज्ञ और स्पेक्ट्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप इसे बहुत ही आसानी से आसान भाषा में व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जी हाँ, चाहे आप बीटीसी हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों इस वीडियो को देखिए ही नहीं बल्कि इस प्रश्न का उत्तर भी बताइए। आइए इस पर हम बात करते हैं। यहाँ पर इसका संबंध ऊर्जा से नहीं है, गति से नहीं है, ध्वनि से नहीं है, इसका संबंध प्रकाश से है। इसका संबंध किससे है? प्रकाश से है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ये क्या होता है? यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार है। चुंबकीय विकिरण है, विकिरण होता है। और इसकी तरंग दृश्य सीमा की अगर हम बात करें, जो तरंग दृश्य सीमा इसकी होती है यह उसके अंदर होती है। प्रकाश का मूल कण फोटॉन होता है। अगर पूछें, अगर प्रश्न आ जाए कि प्रकाश का मूल कण क्या है, प्रकाश का मूल कण, तो आपको पता होना चाहिए फोटॉन है। क्या है? एक प्रश्न आपका तैयार कि जो प्रकाश का मूल कण है वह आपका क्या है? वह आपका फोटॉन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपसे निवेदन है वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दें। ये अगर रंग की बात करें तो यहाँ पे इसका रंग बैगनी है, इंडिगो नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल है, हपीनाला, बैजानी है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, यह क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देश हित में, राष्ट्र हित में चलती है। आप स्वयं जुड़े और जुड़ने के साथ साथ अपने इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज आपको सुनाई भी दे रही होगी। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि में गर्म होती है, इसकी वजह क्या होगी? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब लाइव देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे गलत दीजिएगा चाहे सही दीजिएगा, आपका जवाब जरूर है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस असर? जी नहीं, ये पृथ्वी के वैश्विक तापक्रम को बढ़ाता है। ओजोन स्तर में कमी? जी नहीं, ये सीएफसी की वजह से होता है। सूर्य तप, इंसुलेशन? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये होगा पार्थिव विकिरण। मैंने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी इसका राइट आंसर है। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। इसका जो प्रमुख वजह है पार्थिव विकिरण होता है। स्वच्छ आकाश वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की उष्मा आकाश की ओर चली जाती है। बादल उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। इस प्रकार बादलों वाली रात पृथ्वी छोड़ी गई विकिरण की उष्मा आकाश की ओर जाने की बजाय पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। जैसे ये हमारा, जैसे आप लोग, हम लोग यहाँ रहते हैं। अब यहाँ पर अगर घनघोर बादल छा जाए, जब बादल छा जाएंगे यहाँ से जो पार्थिव विकिरण होगा, मतलब यहाँ से जो
आपका ऊपर की तरफ उष्मा जाएगा, वही बादलों से रुक जाएगा। रुकने के बाद यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ने की वजह से गर्म हो जाएगा। इसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। यही क्या है आपका पार्थिव विकिरण कहलाता है। ठीक है, जो भी साथ इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि पहले वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर जरूर करें। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्लास काफ़ी बड़ी होगी लेकिन आपके सिलेक्शन से बढ़कर नहीं होगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर है भोजन की ऊर्जा मापा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए कि जो भोजन की ऊर्जा है वो किस में मापी जाती है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर उसे हम कैलोरी में मापते हैं। किसमें? कैलोरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा केल्विन जो है ये ताप का मात्रक होता है, ये ताप का होता है। अगर बुशेल की बात करें तो ये अनाज के आयतन है। ये क्या होता है? अनाज का आयतन। अनाज का आयतन मापा जाता है। शायद आज आपको एक नई चीज़ देखने को मिली, सीखने को मिली कि अनाज का आयतन किस में मापा जाता है, तो बुशेल में मापा जाता है। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए एक बुशेल बराबर क्या होगा, जी हाँ एक बुशेल बराबर किसी को पता है? 8 गैलन होता है। 8 गैलन क्या होता है? 8 गैलन। ये क्या होता है? सूखा अनाज। ये होता है सूखा अनाज। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो बी होगा। जिन साथियों ने, जितने लोग भविष्य में सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हो, वो ये बात जानते रहें कि इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा आपका? वह होगा बी। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर आ गया तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, बहुत ही यादगार क्लास होने वाली है। ठीक, और किसी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ गया? बुशेल याद रखिएगा, ये आपको कहीं जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा, ये आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है। यह वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क आपके लिए लाइव देश हित में, राष्ट्र हित में चल रहा है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाने का कृपा करें। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे प्रश्न की तरफ, क्योंकि आप रेस के घोड़े हैं और रेस के जो घोड़े होते हैं वो रेस में ही अच्छे लगते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस यौगिक का नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगी। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, जरूर, क्योंकि यह से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ से आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो एक मिक गैस थी। कौन सी? MIC। इसका मतलब है, मिक का मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ चलिए, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए बैच से संबंधित कोई जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट है। क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक कीटनाशक संयंत्र था जिसे भोपाल में था। भोपाल गैस त्रासदी ये 2 से 3 दिसंबर रात में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। ये 1984 में हुई थी। इसमें अनेक व्यक्ति मारे गए थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा सी। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है और प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बता दिया ताकि यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम कितना भी मेहनत से पढ़ा दे, आपका चयन कहीं ना कहीं रुका रहेगा, बाधित रहेगा। ठीक है,
चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एकदम आराम से देखिएगा, ये सिलेक्शन वाला प्रश्न है। और क्या आप लोग अगले दिन भी लाइव रहेंगे? अगर आपको जूनियर शिक्षक बनना है, या जूनियर का प्रधानाचार्य बनना है, या आपको सुपर प्राइमरी पास करके सरकारी शिक्षक बनना है, सभी के लिए है। देखिए, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? नहीं का मतलब है यहाँ पे नकारात्मक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? नकारात्मक प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके तथ्य जो हैं उनको अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, उन्हें पूरी तरह से हल करके आपके सामने रखेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए क्योंकि इससे घेघा रोग से बचत होती है। सेंधा नमक, ये चट्टानी नमक होता है, ये चट्टानी नमक होता है, ठीक है। ये घेघा रोग से बचाता है, घेघा रोग से बचाव करता है। संसाधित नमक क्या होती है? बताइए, संसाधित नमक को जानता है? जी हाँ, इसके बारे में बताते हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा समुद्री नमक। जो गलत है वही सही है, माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आपको बी लगाना पड़ेगा, माने बी हल करना पड़ेगा। कहेंगे सर बी कैसे होगा? चलिए उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। समुद्री नमक का जो प्रयोग होता है, समुद्री नमक का प्रयोग प्रतिदिन करने से हमें लकवा हो सकता है और डायबिटीज, रक्तचाप हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? लकवा नामक रोग हो सकता है, रक्तचाप, डायबिटीज बढ़ सकती है। इसलिए हमें खाद्य पदार्थों में प्रतिदिन समुद्री नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक में 65 प्रकार के प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। डायबिटीज वाले व्यक्ति अपने खाद्य में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक चट्टानी नमक होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माने 3 है और 1 सुमेलित नहीं है। तो आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से यह क्लास मेरे द्वारा निःशुल्क चलती है, ठीक है। नई बैच आपकी 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ के 2 तारीख से। देखिए यहाँ पर सभी लोग को जवाब देना है। जो स्वप्रतिरक्षित रोग होता है उसे संधिवाता संधिशोथ कहते हैं। अनुवांशिक रोग है क्षय रोग, पामा रोग चिचड़ी, मानसिक रोग मनोविकलता। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सही है, ये सही। कैसे है ये देखते हैं। क्षय रोग को टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। ये टीबी रोग अनुवांशिक नहीं होता। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लिखना चाहे लिख लीजिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु संक्रमण से होता है। इससे मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। खांसी के साथ कफ और रक्त निकलता है। और अगर देखा जाए तो 1882 में 1882 में इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। ये कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, माने जो गलत है वही सही है। आप सभी को, जितने लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह वीडियो जो है यह आपका इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है जूनियर प्राइमरी के लिए तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं है ना? चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपको है, क्योंकि चाहे साइंस वर्ग से हैं, कला वर्ग से हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अगर आप पहले सरकारी शिक्षक हैं तो भी आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन B3 से पेलाग्रा, विटामिन डी से वर्णांता, ये आपका गलत है, फोलिक एसिड से रक्ताल्पा। ये सवाल का स्तर कठिन है क्योंकि कठिनाई स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब कठिनाई स्तर लगातार बढ़ता जाएगा उस दशा में हम सबको कठिनाई के आधार पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट कर सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव होती है। टेलीग्राम का लिंक पिन कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया जाए। यहां पर देखते हैं इस बारे में, इस प्रश्न के बारे में हम सभी लोग कि यहां पर विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो रिकेट्स होता है। क्या आप लोग को पता है? रिकेट्स होता है। कौन सा रोग है? रिकेट्स होता है। और इसमें बच्चों को ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। ध्यान दीजिएगा, रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। बहुत सारे लोग के यहाँ से प्रश्न आता है, लोग गलत कर जाते हैं। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, ये बच्चों में होता है। लेकिन ऑस्टियोमलेशिया, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग लिखना चाहें लिख ले। अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हो, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो जरूर लिख लीजिएगा क्या हो? ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में होता है। ये किस में होता है? वयस्कों में होता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा सभी लोग के लिए, क्योंकि जीएस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। कैल्सीफेरॉल है। ये रात 9:30 बजे निःशुल्क आपके लिए लाइव चलती है लर्निंग विद दुर्गेश पर। लेकिन अगर वर्णांधता की बात करें, अगर यहाँ पे आप सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर वर्णांधता की बात करेंगे तो ये अनुवांशिक रोग होता है। इसमें जो रोगी होता है वह लाल रंग व हरा रंग, इनमें विभेद नहीं कर पाता। यह रोग पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में तभी होता है जब उनके दोनों गुणसूत्र XX हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। देखिए दो बात होता है। अगर वाहक की बात करें इसमें स्त्री होती हैं, अगर प्रभावित की बात करें, ध्यान दीजिएगा आजकल प्रश्न का स्तर बढ़ रहा है, प्रभावित देखे तो पुरुष होता है। महिला कब होती हैं? महिला में जब XX होगा तब महिला प्रभावित होती हैं, अन्यथा नहीं होती। तो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके कई प्रश्न तैयार होंगे। मेरी क्लास को पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा आपका फायदा है, एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न तैयार होंगे। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो यह बात आप जरूर जानते रहिएगा। सबको समझ में आ गया ना? एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है या पहले से अगर सरकारी शिक्षक हैं, दोनों के लिए निःशुल्क लाइव है, देश हित में, राष्ट्र हित में। अगला प्रश्न आपके लिए, एक वर्णांध कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसमें माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चे में वर्णांधता होने की कितने प्रतिशत संभावना होती है? जल्दी से कमेंट करेंगे। कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब आप लाइव देंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो आपको ऐसे प्रश्नों को पहले से निचोड़ कर रखना होगा और उसके बारे में जानने रखना होगा कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सही हल करेंगे। तो जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। मैं इसे अच्छे से डिफाइन करूंगा, व्याख्या भी करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अब की बार एक सीट हमार। ठीक है, अब की बार एक सीट हमार। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसका उद्देश्य वही है कि अब की बार एक सीट हमार। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इसमें होगा 50%। आइए देखते हैं 50%। वर्णांधता का प्रभाव, अगर लिंग सूत्र की बात करें, अगर हम
लिंग सूत्र की बात करें तो क्या होगा, यक्स क्रोमोसोम पर होता है। किस पर? यक्स क्रोमोसोम पर। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। पुरुष इससे अधिक प्रभावित होता है, मैंने ऊपर बताया। महिला तब प्रभावित होती है जब डबल एक्स होता है। माता पिता से प्रभावित होने तथा माता के वाहक न होने की दशा में बच्चों में केवल एक्स क्रोमोसोम से प्रभावित होगा, अतः लड़के में जो वर्णांध होगा, जबकि लड़कियां वाहक होती हैं, इसलिए यह 50% होगा। लड़का लड़की पैदा होने की संभावना समान है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा यह क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, यह क्लास केवल लाइव होगी, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब की बार एक सीट हमार, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। समुद्र के अंदर संसार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के प्रयोग किए जाने वाला यंत्र क्या है? वैसे हम यहाँ पे सभी यंत्रों के बारे में प्रयास करेंगे बताने का। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग सभी प्रश्नों पर ध्यान देंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया है। रडार जो लोग बता रहे हैं, देखिए रडार क्या होता है, ये वायुयानों के लिए होता है, ये वायुयानों के सिग्नल के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? वायुयानों के सिग्नल के लिए होता है, ठीक। और अगर लेजर की बात करें तो लेजर जो होता है ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये क्या है? ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है के उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल प्रवर्धन की प्रक्रिया के से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। विकिरण के उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल प्रवर्धन, ध्यान से देखिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। ऑप्टिकल प्रवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से, यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? प्रकाश का उत्सर्जन करता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सोनार होगा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सोनार होगा। प्रश्न का सही विकल्प क्या है? सोनार है। सोनार कैसे होगा? सोनार समुद्र के अंदर स्थिति जानने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ए का राइट आंसर होगा। माने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है वो क्या है? ए है, ठीक। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। एक प्रश्न यहां पे आया है कि सर सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि सर सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मैंने सोनार का फुल फॉर्म ऐसे आप लोग को पढ़ाया इसके पहले के जीएस के क्लास में, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म जो जल्दी से कोई कमेंट करके बताए, इस सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ये साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होती है, ठीक है। जी हाँ, ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके आता है, ठीक। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर की भाषा फोर्टेन किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सरकारी शिक्षक बनने के लिए ये आपके लिए अहम और महत्वपूर्ण क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे और सवाल का जवाब भी देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग देख रहे हैं। देखिए इसके बारे में पूरी तरह से व्याख्या करके बताऊंगा। फोर्टेन कंप्यूटर की जो है एक उच्च स्तरीय भाषा है। कैसा है? उच्च स्तरीय भाषा है।
ये कैसी है? ये उच्च स्तरीय भाषा है। इसका प्रयोग कम समय में गणितीय सूत्रों को हल करने में या विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। विज्ञान व गणित के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आईबीएम के सौजन्य से बेकस द्वारा 1957 में किया गया था। किसके द्वारा? ये 1957 में बेकस के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगर व्यवसाय के लिए देखा जाए तो कोबोल होता है। अगर परीक्षा में कोबोल आ गया तो कोबोल जो होता है वो व्यवसाय के लिए होता है। ये क्या होता है? व्यवसाय के लिए होता है। ठीक है। ये जूनियर के लेवल का है और जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए बहुत थोड़े सामान्य अध्ययन की सीरीज है ये। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एकदम विस्तृत पढ़ाऊंगा, नोट्स बनाते चलिएगा। वैसे टेलीग्राम पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक। अगला आपके सामने है, नारायण के साथ विष्णु के ताद्यांत्मक प्राचीनतम उल्लेख कहां प्राप्त होते हैं? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप सब दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप इसे निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, आप इसे अपने साथी को शेयर करिएगा और टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सभी क्लास की लिंक, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। ठीक है। देखिए यहां पर कौन सा प्रश्न का इसका उत्तर क्या होगा? यहां पर होगा तैत्तिरीय आर्यन से नारायण के साथ विष्णु को तादात्म्यम का प्राचीन उल्लेख तैत्तिरीय आर्यन से प्राप्त होता है और यह यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से। अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए तो यजुर्वेद से इसका संबंध है। और एक प्रश्न हमारा और है, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बताइए फटाफट कमेंट करके, समझ में आया? महाभारत की रचना किसने की थी? कमेंट करके बताइएगा। पतंजलि की महाभाष्य तो तैयार हो गया, महाभारत की रचना किसने किया था? सभी साथी कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है जरूर बताइएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सही जवाब, और यह गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न आपके सामने, वैदिक कर्मकांड होता का संबंध किससे है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, क्योंकि अब की बार सीटेट पार, अब की बार शिक्षक भर्ती में एक सीट हमार गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। देखिए अगर हम यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देखें तो होता, या इसे एक नाम से जानते हैं और होत्र, इसे हम होत्र के नाम से भी जानते हैं, और यह ऋग्वेद से है। कहां से है? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की बात करें, ठीक है, अगर यहां पे देखा जाए तो इसका कार्य देवताओं में यज्ञ आहुति, वैदिक कर्मकांड, ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना। अगर यहाँ पे सामवेद कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन अगर सामवेद में पाठकर्ता को, अगर यहाँ पे देखा जाए पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्त कहते हैं, उदात्त कहते हैं। अगर यजुर्वेद की बात करिए जाए, यजुर्वेद में अर्धव्यू कहते हैं, अर्धर्व्यू कहते हैं। और अगर हम अर्थवेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा। ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, ठीक, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? ए होगा। अब की बार एक सीट हमार प्रतिदिन रात 9:30 बजे जूनियर प्राइमरी के लिए शिक्षक की अभी सामान्य अध्ययन की सीरीज चल रही है। जल्द ही आपको आगामी 2 तारीख से आपके लिए साइंस की भी अलग और साइंस के साथ साथ आर्ट का भी अलग 2 अन्य कक्षाएं आपकी संचालित होंगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसकी स्क्रीनशॉट मत करिएगा, लिखते चलिएगा। एक बेहतरीन नोट्स आपकी तैयार होगी। जब आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए जाएंगे एक बार रिवीजन करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था? यह वीडियो फेसबुक पेज पे चल रहा है और यूट्यूब पर, दोनों पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। एक बार जरा कंफर्म करिएगा मेरी आवाज साफ आ रही है।
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग देख रहे हैं। देखिए गोल गुंबद किससे अवकल्पित है? यार एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके, लोगों तक पहुंचाइएगा। यकीन मानिए मेरा गला बैठा हुआ इसलिए आवाज आपको थोड़ा सा अजीब सा आ रहा होगा। यकीन मानिए मैं आपको सिलेक्शन तक जरूर लेके जाऊंगा। अभी आपके पास एक लंबा समय है, इस शॉर्ट टर्म में अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस प्रतिदिन रात को 9:30 बजे लाइव आ जाइएगा। देखिए इस प्रश्न का अगर उत्तर हमें देखना है कि गोल गुंबज के बारे में, तो जो गोल गुंबज है यह किसने बनवाया था? तो ये दाबुल के याकूत ने। कैसे? ये बीजापुर में है। गोल गुंबज कहां पर है? ये बीजापुर में है। पहली बात तो गोल गुंबज है कहां पर? ये बीजापुर में, ये बीजापुर में। सुल्तान कौन था? मोहम्मद आदिल शाह था। अगर सुल्तान की बात करें यहां पे सुल्तान कौन था? लिखते चलिएगा, सुल्तान कौन था? मोहम्मद आदिल शाह था। मोहम्मद, सभी लोग लिख लीजिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और रेस के घोड़े ही रेस में तो अच्छे लगते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है और लैपटॉप पे लिखने में दिक्कत होती है। आदिल शाह, ठीक है। ये मकबरा है जो कहां पे? बीजापुर में। बीजापुर कहां पता? किसी कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में। और इसका रचना अगर देखा जाए कौन था? दाबुल के याकूत था। कुछ लोग बता रहे थे उस्ताद अहमद लाहौरी, इसने ताजमहल बनाया था। इसने ताजमहल जो आगरा में है। तो आपके 2 प्रश्न तैयार हुए। सोचिए यहां से कितने प्रश्न तैयार हुए, ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग बता रहे थे उस्ताद अहमद लाहौरी, लाहौरी ने ये आगरा में ये ताजमहल बनवाया था। ताजमहल कहां पे? आगरा में। यहां पर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा, दाबुल के याकूत। सुल्तान कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर कहां पे? कर्नाटक में है। इसलिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी जो था वो ताजमहल कल्पित किया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी होगा। क्या आप लोग को समझ में आ गया? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए अभी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी आपके लिए साइंस की और आर्ट की दोनों क्लासेज भी आपके साथ लाइव हो जाएगी। एक चैनल और है स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। कुछ क्लासेज आपको उस पर, कुछ क्लासेज इस पर चलेंगी, ठीक है? क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा। अगला है आपके सामने प्रश्न, किस गुरु सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि लंगर को किसने बनाया। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। सभी क्लासेस पूरी सामान्य अध्ययन जीएस जी के है और वह जो परीक्षा वाले प्रश्न है, किस गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया? आइए यहां पे हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा गुरु अमरदास। प्रश्न का उत्तर क्या है? गुरु अमरदास। लंगर शब्द का निराकारी दृष्टिकोण से लिया गया है। यह 15वीं सदी में तीसरे गुरु, ये कौन से थे? ये तीसरे गुरु थे, ये थर्ड गुरु थे, ठीक। ये धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, जात पात, उच्च नीच को समाप्त करने के लिए यह व्यवस्था समाप्त की गई थी। सभी वर्ग के लोग एक साथ भोजन करते हैं। अगर यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं गुरु रामदास, तो भैया गुरु रामदास जो है इन्होंने अमृतसर शहर बनवाया था। कौन सा? अमृतसर, ठीक है, अमृतसर शहर बनाया था, शहर। तो गुरु रामदास के लिए उत्तर जो है वो उसका उत्तर क्या होगा? अमृतसर शहर। लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा बी। ये जाति पात, धर्म, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, ऊंच नीच, इसको समाप्त करने के लिए एक साथ, ठीक है, लंगर अमर रहेगा। लंगर अमर रहेगा माने अमरदास ने कब? 15वीं सदी में, 15वीं सदी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा देना सरकारी शिक्षक बनाने के लिए, जूनियर और प्राइमरी सुपर टेट के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो जल्दी आपके लिए साइंस और आर्ट दोनों की अलग अलग कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। कालानुक्रम में स्थापित करना है। कहाँ पे? खुर्रम का विद्रोह, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध, खुसरो का विद्रोह। अब प्रश्न का स्तर उतना आसान नहीं आता जितना हम लोग समझते हैं। अब कठिनाई स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब कठिनाई स्तर बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें आपको मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक सीट हमार, अब की बार एक सीट हमार, अगर सरकारी शिक्षक बनना है तो आपको इस लाइन के साथ आगे बढ़ना होगा और लोगों से ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी, आप शेयर करें या ना करें, हम बस कहने तक का ही तो अधिकारी है यार, बाकी आपकी इच्छा है। मैं भी आपकी तरह हूं, जितने भी गवर्नमेंट शिक्षक देख रहे हैं वो भी शेयर कर देंगे। चलिए ठीक है, आइए मैं इस पर पूरा चर्चा करता हूं। देखिए, खुर्रम का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह कब हुआ था? 1623 में। यह हुआ था 1623 में। ठीक, अगर चौसा के युद्ध की बात करें तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था 1539 में। किसके बीच? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हुमायूं और शेरशाह। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। ठीक, धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध जो है ये 1658 में लड़ा गया था, लेकिन खुसरो का विद्रोह ये 1606 में था। ये अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने आगरा से भाग निकला था। ठीक है, और विद्रोह कर दिया था। याद रखिएगा, जो खुसरो था ये क्या किया था? ये अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने आगरा से निकला था। ये इसकी डेट मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, शायद 6 अप्रैल था, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 6 अप्रैल के दिन ये क्या करता है? ये अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने क्या कर आगरा से निकल जाता है और फिर आगे चलकर विद्रोह करता है। तो आप लोग बताइए, इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? इसके आधार पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी होगा। समझ में आया आप लोग को? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी ध्यान से इस प्रश्न को देखें। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप सरकारी शिक्षक देख रहे हैं तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। अगला है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब लाइव देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग बताइए, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाना चाहूँगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए आइए एक एक करके पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। इसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनके नवीन विचार के कारण इन्हें भारत में पुनर्जागरण उदय हुआ। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत भी कहते हैं। अगर आइए इनके उपनाम जानते हैं, इनके हम लोग कुछ उपनाम जानते हैं, एक एक करके उपनाम हम लिख रहे हैं। ठीक है, इन्हें युगदूत कहते हैं, इन्हें ही हम युगदूत के नाम से जानते हैं। लिखते चलिएगा, राजा राम मोहन राय को हम युगदूत कहते हैं। इन्हें हम भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद का इन्हें क्या क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। ये सारे यूनिक प्रश्न हैं पूरा, जो आपको एक बार में ही पता चल जाएगा। ठीक ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। ठीक है, पिता कहते हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती के बारे में भी हम थोड़ा बातें जान लेते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं। ये दयानंद सरस्वती जो है, अगर इनका देखा जाए तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि दयानंद सरस्वती की मूल नाम क्या था? तो जी हाँ, दयानंद सरस्वती का मूल नाम
ठीक है, मूल शंकर था और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने, ठीक है, मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में पता क्या किया था, आर्य समाज, आर्य समाज कहां पर, मुंबई में स्थापित किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है, अगर इनकी पुस्तक की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, लिख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक, और आगे चलते हैं, हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं ना। यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, रामकृष्ण परमहंस यह महान संत विचारक थे। इनके बचपन का नाम गंगाधर था, ध्यान दीजिएगा, इनके बचपन का नाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, गंगाधर। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे जरूर आएगा, गंगाधर। अगर इनके शिष्य देखा जाए, इनका शिष्य जो है, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शिष्य हैं विवेकानंद। कौन थे, विवेकानंद थे। विवेकानंद इनके क्या थे, शिष्य थे। अब हम और आगे चलते हैं, सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए यार, इतना तो कर सकते हैं यार, उसके लिए भी आपको कहना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद, अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें हम, तो इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम किसी को पता है, इनका मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त इनका पूरा नाम था, मूल नाम। इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो में, किसी को पता है कब लिया था, 1893 में। कहाँ पे, विश्व धर्म सम्मेलन, इसी से तो ये प्रसिद्ध हुए, विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है, यहाँ ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस था। और इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लिखते चलिएगा। और ये शिकागो में हुआ था, ये अमेरिका में है। ठीक, क्लियर हुआ। रामकृष्ण मिशन, अच्छा रामकृष्ण मिशन 1897 में लिख लीजिएगा, अच्छा 1897 में रामकृष्ण मिशन। ठीक, और किसी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताइएगा। राजा राम मोहन राय ने एक प्रमुख चीज की स्थापना की थी, किसी को पता है क्या? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताइएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताइएगा, सभी लोग। सत्य शोधक ज्योतिबा फुले सही जवाब है, सभी लोगों ने बताया। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज कब आया था, किसी को पता है? ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। इतना कर सकते हैं ना, अगर इससे बेहतर कोई सामान्य अध्ययन शिक्षक भर्ती जूनियर और प्राइमरी के लिए पढ़ा दे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को चाहे तो अपनी स्क्रीनशॉट रख लें, चाहे इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर कर दें, लेकिन यकीन मानिएगा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इससे बेहतर शायद ही कोई व्याख्या करके पढ़ा पाएगा, क्योंकि जिसकी थियरी तैयार होगी वही इतना बेहतर व्याख्या कर पाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी। देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट से संबंधित में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप 6306344367 से ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद की सिराज हिंद से क्लास चलती है और मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क और फ्री होती हैं। ठीक है, अन्य सभी जानकारी आप ले सकते हैं, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती जूनियर प्राइमरी, क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ यहाँ पर है। और टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिएगा। पंजाब केसरी की उपाधि
किसको दी गई थी? यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, अच्छा है। चलिए, यहां पर होगा लाला लाजपत राय। क्या होगा? लाला लाजपत राय। इन्हें संयुक्त पंजाब के प्रभावशाली कांग्रेस नेता थे, समाज सुधारक थे, गरम दल के नेता थे, वंदे मातरम नामक मासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हुई थी। किसका? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन के विरोध लाठी से मारकर इनकी मारते मारते इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनके एक पत्रिका है, मासिक पत्रिका, लिख लीजिएगा, इनकी है मासिक, मैं पूरा लिखवा दे रहा हूं, पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं, वंदे मातरम। ठीक है, यहां से चाहे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको लग रहा है मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आप संतुष्ट हैं तब, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये निःशुल्क है आपके लिए, आपको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए। अगर आप पहले सरकारी शिक्षक हैं तो भैया लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आप पहले सरकारी शिक्षक हैं तो फिर से और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बात। भगत सिंह के बारे में बाद में कर लेंगे, लाला हरदयाल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न रहते हैं। लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब? गदर पार्टी की स्थापना किया था। और किसके साथ मिलते पता है? सोहन सिंह भाकना। ये प्रश्न पूछा जाता है, सोहन सिंह भाकना, जून 1913 में। ठीक, हम आगे चलते हैं। रणजीत सिंह, देखिए रणजीत सिंह के बारे में जानते रहिएगा, ये सिख साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे। ये शेर ए पंजाब के नाम से जानते थे, शेर ए पंजाब, इन्हें शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा सभी लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और इनके बारे में तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आने वाला है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर किसी को? इस वीडियो को शेयर करिए यार, बार बार आपसे कह रहे हैं, लोगों तक पहुंचाइए, कर भला तो हो भला। अगला प्रश्न आपके सामने है। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए, उनमें कौन सा जोड़ा गलत है? आपको गलत बताना है। 3 सही है, 1 गलत है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी साथी वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, बताइए। बताइए पहले फटाफट। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें। आइए, इस विषय में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। यहां पर हाँ देखिए, मौलाना आजाद कलाम अल हिलाल इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। लोकमान्य तिलक केसरी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी द पायनियर ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर पायनियर की बात करें तो जॉर्ज एलन है। ये कौन है? जॉर्ज एलन है, जॉर्ज एलन है। और महात्मा गांधी का देखा जाए तो भैया हरिजन है। फिर यंग इंडिया है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी लगाया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, उन सभी का जवाब क्या है? पूरी तरह से सही है। समझ में आप लोग को? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी
स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, सरकारी शिक्षक बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कही जाती है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? जीएस, साइंस वर्ग, कला वर्ग, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? आइए इसके बारे में बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से आपको बताने जा रहा हूं। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचाइएगा। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। देखिए, सभी लोगों ने इसका उत्तर बताया है। भीकाजी रुस्तम का मां को भारतीय क्रांतिकारी की मां कहते हैं। ये एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी। इन्होंने यूरोप, अमेरिका में क्रांति की संचालित किया। जिनेवा से वंदे मातरम पत्रिका इन्होंने भी निकाला था। प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था, जिनका डिजाइन इन्होंने स्वयं बना था। प्रथम भारतीय झंडा, प्रथम भारतीय झंडा फहराया था, जिसका डिजाइन इन्होंने बनाया था। भीका जी ने ही बनाया था। एक प्रश्न आ रहा है, पंडिता रमाबाई। देखिए, रमाबाई के बारे में बता दूं, जो पंडिता रमाबाई हैं, यह पहली महिला थी जिन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा संस्कृत विद्वान और सरस्वती के रूप में पंडिता की उपाधि मिली। जी हाँ, इन्हें पंडिता की उपाधि मिली थी। आगे हम लोग एनी बेसेंट के बारे में, सरोजिनी नायडू के बारे में, दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पंडिता के कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा संस्कृत विद्वान और सरस्वती के रूप में इन्हें पंडिता की उपाधि मिली थी। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट के बारे में अभी कुछ देर के बाद हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके तरफ, स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह को कुचलने के लिए लखनऊ में कौन ब्रिटिश अधिकारी था? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी लोग, जितने लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं, ये जीएससी क्लास है, प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव है। सरकारी शिक्षक बनाने के लिए, जूनियर और प्राइमरी के लिए टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश से सभी साथी जुड़ सकते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी। देखिए, मैं अच्छे से व्याख्या करके पढ़ा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के बारे में अगर देखा जाए तो कैम्पबेल और हेनरी लॉरेंस थे। यहां पर लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर ध्यान दिया जाए, अगर यहां के नेतृत्व पूछ देता कि नेतृत्व किसने किया था, तो बताइए जरा कमेंट करके, कौन किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इन्होंने क्या किया था? लखनऊ का नेतृत्व किया था। लेकिन अगर निकोलस हडसन की बात की जाए तो निकोलस हडसन दिल्ली का, कहां का? दिल्ली को दमन किया था, दमन। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए, यहां का नेतृत्वकर्ता कौन था? ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर और बख्त खां भी थे, कहीं कहीं आपको साथ में थे ना, बख्त खां। ठीक, अब हीरोज, ध्यान दीजिएगा, हीरोज की बात किया जाए तो जो हीरोज था, ये झांसी, इसने झांसी को दबाया था। नेतृत्वकर्ता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई थी। कर्नल नील के बारे में ये देख लेते हैं। तो जो कर्नल नील था, ये दबाया किसको था? प्रयागराज को। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद का दमन किया था। नेतृत्वकर्ता कौन था यहाँ का? लियाकत अली। लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे। ठीक, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैंने चारों विकल्प को समझा दिया। अगर आपको लग रहा है इससे बेहतर कोई पढ़ा सकता है,
तो भैया आप उनसे जरूर जुड़िएगा। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, ईश्वर करे अगली शिक्षक भर्ती में उनका एक पद जरूर फिक्स हो। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जगदीशपुर को कुंवर सिंह थे, कैंप अयोध्या के मौलवी हमदुल्ला थे। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा यार, कितनी बार आप लोग से कहें, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? देखिए मैंने आपसे पहले बताया, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो परीक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। जी हाँ, अगर आप परीक्षा का स्तर नहीं बढ़ा पाएंगे तो हमारे और आपके लिए पढ़ने में बहुत ही समस्या आएगी। आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो यकीन मानिए आप जरूर सिलेक्शन लेंगे इसी चैनल के साथ निःशुल्क। चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब से। राष्ट्रहित में देश हित में आपके लिए चल रहा है। हाँ, कानपुर के नाना साहब सही है। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सभी साथियों के साथ मिलकर। देखिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा अनुच्छेद 122। 122 अगर 123 होता तब, अनुच्छेद 123 और 213 होता तब। ये दोनों अध्यादेश है, ये दोनों क्या है? अध्यादेश है। फर्क कितना है? ये राष्ट्रपति है और ये राज्यपाल है। याद हो गए दो अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद 122, फिर 123, फिर 213। 127 क्या किसी को पता है? 127 तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। ध्यान से लिखना, चाहे लिखेंगे लिखवा दें। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति लिखेंगे। नियुक्ति 126 में क्या है? कार्यकारी, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक, समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा? ये सुप्रीम कोर्ट में होता है ये केवल। 139 क्या है? कोई कमेंट कर बताए 139 क्या है? रिट, रिट की शक्ति की वृद्धि, एससी सुप्रीम कोर्ट। ये चारों के अलावा मैंने समझा दिया। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह तो बी होगा, लेकिन हमने इसके चारों विकल्प को बता दिया। 139 में रिट की वृद्धि को वृद्धि करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट। 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 122 संविधान के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही को जांच करना प्रतिबंधित किया गया। 123 अध्यादेश, 213 अध्यादेश। फर्क इतना है कि 123 में राष्ट्रपति जारी करता है, राज्यपाल 213 में। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। सभी लोग फटाफट वीडियो को सभी साथी ग्रुप में शेयर करें जो सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं, जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी वीडियो को निःशुल्क आप लाइव देख रहे हैं। चलिए बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ये हमने बना दिया संसद। संसद में यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, यहाँ पे लोकसभा होता है, यहाँ पे राज्यसभा होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि किसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि संसद जो है ये कहाँ है, ये अनुच्छेद 79 में। मैंने एक छोटा सा ट्रिक पढ़ाया आप लोग को, मैं पढ़ा दे रहा हूँ सरल।
सरल, श से संसद, श से क्या है संसद, ये है अनुच्छेद 79। र से है राज्यसभा, राज्यसभा अनुच्छेद 80। ल से लोकसभा, लोकसभा अनुच्छेद 81। तो अनुच्छेद 79, 80, 81, ठीक है, ये आपको याद होगा ना। ठीक, अब यहाँ पे लोकसभा का सदस्य जो होता है ये लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन जो राज्यसभा का पद सभापति होता है ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और ये इसका सदन नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देना है, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति गैर सदस्य होता है। ये भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। जब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। यह पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति, किसका? राज्यसभा का। क्लियर? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? या इससे बेहतर भी कोई आपको पढ़ा देगा? क्योंकि सरकारी शिक्षक बनना उतना आसान नहीं है। अब की बार एक सीट हमार, और उसी के तर्ज पर हमें आगे पढ़ना है, आगे मेहनत करना है, और इससे बेहतर आपको क्लास यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पर कहीं मिल जाए तो आप बताइएगा, ठीक है? हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो चीज़ें छूटती जाएंगी। मैं चाह रहा हूं कि कोई भी चीज़ आपकी छूटने ना पाए। अगला है राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे इसे आप फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पे, जहां भी आप इसे लाइव देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, किसी को डाउट, कोई समस्या? चलिए आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा, क्या होगा बताइए? राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? कमेंट जरूर करिएगा। चाहे जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे गलत चाहे सही, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा। देखिए यहां पर होगा राजस्व घाटा। क्या होगा? राजस्व घाटा होगा। कैसे? देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा। राजस्व घाटा पूंजीगत खाते घाटा सम्मिलित नहीं किया जाता, चालू खाते घाटा होता है। यह अल्पकालिक उपभोग की प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है, अल्पकालिक उपभोग की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सिलेक्शन वाली क्लास है, मैंने आपको पहले बताया ना, तो बताइए क्या होगा? देखिए सबसे ज्यादा हमारे देश में क्या आता है? पेट्रोलियम। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पर होता है, ठीक, सबसे ज्यादा अधिकतम पूंजी पेट्रोलियम पर होता है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। आप लोग केवल 10-10 साथियों को शेयर करिएगा जो आपके साथ सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, मेरी आवाज़, मेरा गला बैठ गया है, फिर भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? देखिए आइए इस विषय में बात करते हैं। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का जो परिणाम होता है वह अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे यहाँ पर हमारा एक खेत है, ये हमारा क्या है, खेत है। इस खेत में हमें क्या लगाया, मान लीजिए धान, हम धान लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, धान। धान लगाने के लिए इसमें हम लोग 15 मजदूर हैं। कितने मजदूर हैं, 15 मजदूर हैं। अगर 15 मजदूर की जगह हम 10 मजदूर लगा दें, कितने, 10 मजदूर लगा दें, क्या इसके उत्पादन में कोई अंतर होगा? अगर हम 15 की जगह हम इसमें 10 मजदूर लगा दें, क्या इसके उत्पादन में कोई कमी या वृद्धि होगी? या हम 15 की जगह हम इसको 25 कर दें, क्या इसमें वृद्धि होगी? क्या इसके उत्पादन में वृद्धि होगी? कोई नहीं होगी। मान इसके मजदूर बढ़ाएं या घटाएं, इसके उत्पादन वृद्धि या कमी नहीं होगी। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, समय ज्यादा लगेगा। जब समय ज्यादा लगेगा, नहीं होगा, इसके उत्पादन में कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा, मतलब इतने लोग फालतू लगे, इसलिए इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी, छिपी बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी, छिपी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथी तक। हाँ, मेरी आवाज़ गड़बड़ है, लेकिन आपकी क्लास मेरी आवाज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही? अभी नई जनगणना हुई है, उसकी नहीं, इसके पहले 2011 वाला बताइएगा। देखिए, दादर नगर हवेली। अब दादर नगर हवेली को और प्लस दमन एवं द्वीप को मिला दिया गया है। कब? 26 जनवरी 2020 को। ठीक, अब संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी, किसी को पता है? पहले 7 थी, 2 बढ़ा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 अगस्त 2019 को, फिर ये घट गया -1, अब वर्तमान में 8 है। कितने हैं? 8 है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ये 53.76 है। यहाँ पे कितना है, ये 53.76% है। ये 55 है, सॉरी 55 है, ये है 55.8 के लगभग है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। अब क्या सही प्रदेश कितने हैं? अब 8 हैं, क्योंकि दादर नगर हवेली को मिला। इसकी राजधानी क्या बनाए पता है? इनकी संयुक्त राजधानी, इन दोनों की राजधानी क्या है बताइए? दमन है। क्या है? दमन है। इसकी संयुक्त राजधानी अब दमन हो गई। इनकी संयुक्त राजधानी दमन है। राज्य कितने पता किसी को? राज्य पहले 29 थे, -1, अब 28 है। अब 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, पुदुचेरी और दिल्ली, ये यहाँ दोनों जगह विधानसभा के चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? विधानसभा के चुनाव होते हैं। यहाँ पर 30 सीट पर, यहाँ पे 70 सीट पर। ठीक, और एक बात और मैं आपको बता दूं, चलिए एक बात मैं बता दूं, जैसे देखिए ये जो पुदुचेरी है, ये पुदुचेरी कहाँ कहाँ फैला पता है? यहाँ पे, इसे यहाँ पे यानम कहते हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नीचे तमिलनाडु में, यहाँ पर पुदुचेरी है, पुदुचेरी। फिर नीचे तमिलनाडु में ही कराईकल है, कराईकल, कराईकल है। यहाँ पे है केरला, यहाँ पर है माहे। क्या है? माहे। इस प्रकार पुदुचेरी जो है आपका 3 राज्यों में फैला है। पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। ठीक, क्लियर हुआ सबका? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कमेंट सबको समझ में आ रहा है ना? कि स्क्रीन पे नहीं, आपका वीडियो थोड़ा सा पीछे चल रहा होगा, इसलिए आपको उत्तर लग रहा होगा पहले आया। तो अनुज जी, आप वीडियो को भगा के रखिएगा। ठीक है,
हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे बेहतर अगर आपको कहीं मिल जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सरकारी शिक्षक बनना है, ऐसे प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा एकदम तोड़ तोड़ कर। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं। यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यार वीडियो को शेयर करिए, युगांक जी आदत पड़ गई है। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आपको बेहतर क्लास लग रही है तब। अगला, इसको सुमेलित करना है तो जल्दी से सभी लोग सुमेलित करिए। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो कैसी है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। जैसे यहाँ के वनों की बात करते हैं हम, हमारा ये माना भारत है, ये हमारा भारत हो गया, काम चलाऊ है। तो यहाँ पर जो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर ए का दूसरा हो गया। फिर हिमालयी प्रदेश, माने ये जो क्षेत्र है ये हिमालयी रेंज है। ठीक है, हिमालयी जो प्रदेश है ये हिमालयी आर्द्रवन है, माने यहाँ पर क्या होगा? बी का तीसरा। ये हरियाणा और पंजाब, माने ये हरियाणा है, ये पंजाब है। ये जो तो आपका बेल्ट है, यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं? यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कटकी वन, माने यहाँ पर सी का 4 है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। ये जानते छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? ये एक ही बचा, यहाँ पे आर्द्र पतझड़ी वन है। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। यहीं से दामोदर नदी निकलती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी का पहला। तो जरा आप लोग मैप में देख लिए ये चारों स्थान कहाँ कहाँ पे हैं। सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करके बताइए। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है 3 डॉट बिंदु पर क्लिक करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, 320 पे कर ले, 360 पे कर ले, 720 पे कर ले। ठीक है, समझ में आप लोग को? जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है उसके लिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई भी क्लियरेंस है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, किसी को डाउट समस्या, अगर वीडियो को शेयर करिए, 10 साथियों को प्रतिदिन जोड़िए। सिलेक्शन वाली क्लास है सरकारी शिक्षक बनाने के लिए। अगर आप लोग संख्या बढ़ाएंगे तो जल्दी हम सामान्य अध्ययन में आर्ट और साइंस की अन्य क्लासेज भी विषयवार आपके लिए चालू कर देंगे। हो गया? चलिए अगला प्रश्न है, बीओडी का मापन किसके लिए होता है? बीओडी, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के माध्यम से मैं निःशुल्क आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव क्लास प्रतिदिन देता हूँ, जो पूरी तरह से फ्री होता है एज ए गेस्ट के रूप में। और टेलीग्राम पे आप सभी साथी जरूर जुड़िएगा, जहाँ पे इसकी पीडीएफ और निःशुल्क क्लासेज आपको, साइंस की क्लासेज, अन्य विषयों की क्लासेज आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। जो दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। बीओडी का मानक क्या है? देखिए आइए इसके बारे में जानते हैं। बीओडी के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या जानते हैं, इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। लिख लीजिएगा सभी लोग, बायोलॉजिकल, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन डिमांड अर्थात जैविक ऑक्सीजन की मांग किसी भी जल सिस्टम में ऑक्सीजन स्तर को मापने के लिए होता है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल सिस्टम में ऑक्सीजन स्तर को मापने के लिए हम बीओडी का प्रयोग करते हैं। ये जलीय जंतुओं के श्वसन में जो ऑक्सीजन होती है उसकी आवश्यकता होती है। घुली हुई ऑक्सीजन का मात्रा जब घटकर 16% तक पहुंच जाती है तो जीवधारियों इससे परेशानी होने लगती है। ऐसे जल को प्रदूषण जल के अंतर्गत रखते हैं। पेड़ पौधे तथा जलचरों के साथ घुली हुई ऑक्सीजन को जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवी कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण की इस आवश्यकता को हम बीओडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीओडी। जी हाँ, जूनियर सुपर टेट की क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पे चल रही है। आगे भी आप लोग जोड़ सकते हैं, ये जूनियर सुपर टेट के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लें आप। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग क्या है? जूनियर सुपर टेट, प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग क्या है?
जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग क्या है? सभी साथी बताइए। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ये बहुत ही व्यस्त है। ये उत्तरी अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक को जोड़ता है। इसे हम बृहद ट्रंक कहते हैं। इसका एक नाम और है बृहद ट्रंक मार्ग। इसका नाम है, लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसका एक नाम और है बृहद ट्रंक मार्ग। बृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं। स्वेज नहर जो है ये जहाजी नहर है। ये क्या है? जहाजी नहर। ये जहाजी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ती है। इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 165 किलोमीटर है। ये किसको? जी हाँ, लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ती है। लाल को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। इसके लिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। मशावा बंदरगाह, मशावा बंदरगाह, मशावा बंदरगाह जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है, निम्न में से किस देश से संबंधित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। मशावा बंदरगाह जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है किस देश से संबंधित है? इरिट्रिया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डी इस प्रश्न का सही। देखिए सऊदी अरब में जिहाद है। जिद्दा है। यमन में अदन है। इसे भी लाल सागर में, ये भी लाल सागर, ये भी लाल सागर। सोमालिया, यहां पे मोगादिशु बहुत ही प्रसिद्ध है। मोगादिशु ये आपका हिंद महासागर में है। ये आपका लाल सागर में है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका क्या होगा? डी इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप लाइव देख रहे हैं। ये जौनपुर की सिराजे हिंद से क्लास आपके लिए लाइव चलती है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब लाइव देंगे। देखिए ये पहले रूस का था, ध्यान से देखिएगा। अलास्का ये पहले, वर्तमान। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक, तो यहां पर हमने देखा अलास्का जो पहले रूस का हिस्सा था। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी छोर पर है, एकदम पीछे जैसे देखेंगे जहां पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अगर ऐसे आप देखेंगे, ऐसे आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है यही आपका अलास्का है। यही क्या है? अलास्का है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा यही अलास्का है आपका। ठीक है, और वहां पे 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। आपको पता है ना, अमेरिका में, यूएसए में 50 राज्य है, 6 केंद्र शासित क्षेत्र है। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा है
ये 50वां है और ये 50वां राज्य भी है, 50वां राज्य है, खरीदा गया था ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? यार वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा। रूस का पहले था। कनाडा, देखिए कनाडा यहाँ पे हिस्सा है। कनाडा विश्व का सबसे कटापटा है। ग्रीनलैंड द्वीप है, द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, कनाडा एक देश है जिसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। ठीक है, अब की बार एक्सिट हमार, यार वीडियो को शेयर करिए, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे। अगर आपको लग रहा है ये क्लास कैसी है, एक लाइन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लग रहा है इससे बेहतर पढ़ाया जा सकता है तो भी बताइएगा। यार इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना वही पढ़ाएगा जो ईमानदारी से पढ़ रहा हो, जो स्वयं पढ़कर सिलेक्ट हो और आगे बढ़े। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सुमेलित नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब की बार एक्सिट हमार शिक्षक भर्ती जूनियर प्राइमरी की निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश में लाइव क्लास है, जो फेसबुक यूट्यूब पे दोनों पे चलती है। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, रेगुलर रहेंगे सब लोग ना। अगर आप लोग और अच्छे रहेंगे ना। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, आपको थैंक यू आप सभी को। देखिए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? 3 है, एक नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं सभी लोग। अच्छा, ऊपर हमने राजधानी नहीं बताई थी, आइए मैं यहाँ पे सबकी राजधानी बता देता हूँ सभी लोग को। राजधानी, ग्रीनलैंड की राजधानी किसी को पता है? ग्रीनलैंड राजधानी नुक है। इसकी राजधानी क्या है? नुक है। इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का है, डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क के अधीन है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। याद रखिएगा, रूस है तो यूरोप में, एशिया में, लेकिन इसकी राजधानी मॉस्को यहाँ पे। इसका वाशिंगटन डीसी है जी। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नुक डेनमार्क, ग्रीनलैंड पे जो है डेनमार्क अधीन है। इस प्रश्न का उत्तर तो बी था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। असन लोहा इस्पात उद्योग के लिए है। ठीक है, ये कहाँ है? चीन में है। ये आपका चीन में है। डेट्रॉयट शहर, ये यूएसए में है। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए है। ओसाका, ये जापान में है। ये वस्त्र उद्योग के लिए। मॉस्को रूस में है। और यह पोत निर्माण उद्योग नहीं है। यहाँ पे मॉस्को में रसायन, मशीनरी आदि उद्योग लगाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है, माने जो गलत है वही सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लोगों तक पहुंचाइए यार, कम से कम 10-10 साथियों को जोड़िए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जर्मनी का हैम्बर्ग नगर किससे प्रसिद्ध संबंधित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए सभी लोग जो लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास, जूनियर सुपर टेट हो, प्राइमरी सुपर टेट हो, सभी के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़कर ऑनलाइन क्लास संबंधित नोट्स आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से निःशुल्क क्लास आपके लिए चलती है। जर्मनी का हैम्बर्ग नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए हैम्बर्ग नगर जो है, ध्यान से देखिएगा, वो ये जलयान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जलयान के लिए है। और अगर हम वायु उद्योग के लिए पूछें कि यहाँ वायु उद्योग क्या है, तो सिएटल है। अगर वायु उद्योग की बात करें तो सिएटल है। सिएटल कहाँ पर है? ये यूएसए में है। अगर हम शराब उद्योग की बात करें तो ये चिली देश है। ये सेंटियागो एक जगह है, शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटियागो, सेंटियागो कहाँ पर है? ये चिली में है। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। खनिज तेल कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? ये ह्यूस्टन है।
ह्यूस्टन। ये कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक है, ये तेल और प्राकृतिक गैसों के लिए है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ गया? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्लास समझ में आ रही है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप लोग रेस के घोड़े हैं, मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी हम आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य है एक सीट आप सभी को लेना है। ठीक, एक सीट हमारा, और इसीलिए आपको पढ़ना है। और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है और आपको एक सीट से मतलब है बस। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सभी लोग फटाफट कम, मैं चारों विकल्प को व्याख्या करता हूं। सभी लोग प्रतिदिन 9:30 बजे लाइव आया करिए, सभी लोग 9:30 बजे। पता है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, और ये क्लास 9:30 बजे चलेगी। एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फेसबुक पे ई लर्निंग विद दुर्गेश है। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? देखिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। उड़ीसा में शिमलीपाल है। कौन सा है? शिमलीपाल है, शिमलीपाल। असम में मानस है। प्रसिद्ध है काजीरंगा। कभी कभी नेमेरी भी दे देता है यहाँ पे, नेमेरी भी यहाँ का है। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा है। लेकिन एक आध था पाकोई, यहाँ यही है। ये परीक्षा में उतरा, ये नामदफा इंपॉर्टेंट है। मानस, काजीरंगा, शिमलीपाल। ठीक, यहाँ पे सतकोशिया भी है उड़ीसा में एक, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ। सतकोशिया भी है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है। ठीक, सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक, और टाइगर राज्य किसे कहते हैं? टाइगर राज्य, टाइगर पुरुष, टाइगर पुरुष, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इन दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जी हाँ, नहीं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने बचे हुए समय से, ताकि आप लोग भी जो गवर्नमेंट टीचर है वो आगे प्रमोशन करके जूनियर में सेलेक्ट हो जाएं, और जो अभी तक नहीं हो पाए थे वो डायरेक्ट जूनियर या प्राइमरी में हो जाए। उनके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर दूंगा। कर भला तो हो भला, निःशुल्क मैं राष्ट्र हित में, देश हित में आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर टाइगर पुरुष किसे कहते हैं? टाइगर राज्य। एक का उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, एक का उत्तर होगा मध्य प्रदेश। इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पौधे। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पे देखिए 0 डिग्री है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इससे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घनघोर वर्षा होती है। जब घनघोर वर्षा होगी तो सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है, इसलिए इसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम कहते हैं। जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं दोनों तरफ, तो जो जैव विविधता होती है वो घटती है। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता घटती है, जैव विविधता घटती है। लेकिन जब हम इसके ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तब इसकी जैव विविधता बढ़ती है। उल्टा मतलब, ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं जैव विविधता क्या होती है? घटती जाती है। और ध्रुव पर बर्फ है, यहाँ पे जैव विविधता होती नहीं। तो इससे आपका स्पष्ट होगा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। हाँ, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं।
क्लियर? किसी को दिक्कत, कोई समस्या है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगांक जी। बस लोगों को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप लोग रेस के घोड़े हैं। फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब लर्निंग विद दुर्गेश। हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ गया ना? कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है, ध्रुवों पर जाएंगे बर्फ रहती है, वहाँ पे कम है। ठीक, चलिए, स्टडी विद दुर्गेश सर एक चैनल और उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। अगला है मिनी माता घटना, जो पर्यावरण के अध्ययन का एक उदाहरण है, किस कारण से संबंधित है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी प्रतिदिन रात 9:30 लाइव आ जाया करिए। टेलीग्राम पे सब लोग जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अरे 10-10 साथियों कल जोड़ेंगे ना अपने, क्या 10 साथियों को आप लोग जोड़ेंगे कल की क्लास के लिए, अगली क्लास के लिए? चलिए, देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मिनी माता जल प्रदूषण से है। ये मिनी माता जो है ये जापान से निकली हुई थी। मिनी माता की खाड़ी में पारायुक्त अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा जल में घुल जाने के कारण मिनी माता नगर कई बीमारियों से मृत्यु हो गई। इस रोग का प्रकोप इतना हुआ, इसका नाम मिनी माता रखा गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला, मंगोलॉयड प्रजाति कहाँ निवास करती है? मंगोलॉयड प्रजाति कहाँ पे निवास करती है? जरा फटाफट सभी लोग कमेंट करिएगा। देखिए, अगर मंगोलॉयड की बात करें तो मंगोलॉयड जो प्रजाति होती है, एक बात है नाक चपटी होती है, नाक चपटी, आंख छोटी होती है। अब बताइए किस राज्य में, कहाँ का ऐसा राज्य है जहाँ पे नाक चपटी होती है, आंख छोटी होती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नाक चपटी आंख छोटी कहाँ की होगी। अगर मैं यहाँ पे भारत का मैप बना दिया और आपसे पूछा तो आप क्या बताएंगे? तो बताइए फटाक से कमेंट करके। माना ये भारत का मैप बहुत अच्छा तो नहीं बना, माना ये भारत का मैप है, तो कहाँ पर होगा? नाक चपटी लोग कहाँ पे कहेंगे? सर इन क्षेत्र में। उसे हम नेपाली लोग की नाक चपटी होती है, आंख छोटी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। समझ में आ रहा है? शेयर करेंगे आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, लगाएंगे व्हाट्सएप के स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक स्टेटस पर, फेसबुक के टाइमलाइन पर, जहाँ भी हो जरूर पहुँचाइएगा। देखिए, यहाँ पे अगर पूछते केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर साइथो द्रविडियन पाए जाते हैं। ये काले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, साइथो द्रविडियन होते हैं। ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार में यहाँ पे गोरे चिकने होते हैं, यहाँ पे केवल द्रविडियन होते हैं, केवल द्रविडियन होते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। क्या सबको समझ में आया? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे फेसबुक पेज, यूट्यूब पे, दोनों पर, अब की बार एक सीट हमार जो नोट कर रहा है मुझे भेज भी देगा। हम आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? चलिए, आज की आखिरी प्रश्न यही है, इसके बाद आज की क्लास हम लोग खत्म कर देते हैं। आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंध में यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से क्लास आपके लिए पूरी तरह से मेरे द्वारा निःशुल्क चलती है। उसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 2 तारीख से आपकी नई बैच शायद चलने वाली है, तो आप लोग बात कर सकते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या यूपीटेट सीटेट जहाँ से भी हो, तो आप यहाँ से जुड़े रह सकते हैं, निःशुल्क क्लास का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, 2 तारीख से हाँ, अगला मंथ हो जाएगा ना।
देखिए टेलीग्राम पे सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ जाइएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर जनजाति की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है। कौन सी है? गोंड है। ये 74 लाख है लगभग, देखा जाए कितना है, 74 लाख, लगभग की संख्या 74 लाख है। अगर हम भील की बात करें तो भील 55 लाख है। भील क्या है? 55 लाख है। अगर हम संथाल की बात करें तो ये भी लगभग 42 लाख है। अगर हम इरुला की बात करें, अगर हम इरुला की बात करें तो जो इरुला है ये तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जनपद में पाई जाती है। कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कहाँ पे पाई जाती है, किसी को पता है? तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर पाई जाती है। पनियान, इसका पूरा नाम है सही पनियान। अगर हम पनियान की बात करें तो ये केरल में है, केरल में पनियान है। राजी, ये जंगल के राजाओं के नाम से जानते हैं। ये जनजाति है। बनरावत है, बनरावत है, बनरावत है, ठीक है, बनरावत है, इसे मुशहर कहते हैं। ये जनजाति है। ये क्या है? जनजाति है। सभी जनजातियां हैं, ठीक। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया? देखिए ये सारी क्लासेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर चलती हैं। अब की बार एग्जिट हमार 9:30 बजे आप लोग लाइव आ जाइएगा। अन्य क्लासेज भी चलती हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती और प्राइमरी सुपर टेट के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग 9:30 बजे लाइव आइएगा। अन्य क्लासेज की शेड्यूल टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपकी संख्या और बेहतर होगी, जल्दी आपके लिए साइंस की और आर्ट की अलग से विषयवार भी आपकी विषय शुरू हो जाएगी। उसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा। इसकी पीडीएफ की जरूरत आपको पड़ेगी तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा, फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास को एक से अधिक बार देखिएगा, एक अच्छी जीएस की सीरीज आपकी तैयार हो जाएगी। तो बस एक बार है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना देर तक सुना। मेरा गला लगातार खराब होता जा रहा है, लेकिन अच्छा लगा, आप लोगों ने साथ दिया है। अब की बार एक सीट हमार, आप साथ दो हम परिणाम देंगे, आप साथ दो हम परिणाम देंगे। बस अपना साथ यूं ही बनाए रहिएगा। 10-10 साथियों को जोड़िएगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जगह दीजिएगा, मुझे इस बात की खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर लाइव चल रही थी। ठीक है, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। मैं जौनपुर जनपद की सिराजे हिंद से हूँ, और ईश्वर करे आप भी सरकारी शिक्षक अगर हैं तो प्रमोशन करिए, और नहीं है तो डायरेक्ट आप 4200 ग्रेड पे आइए, और फिर मिलते हैं जौनपुर जनपद की सिराजे हिंद पे। ठीक है जी हाँ, गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। 10 लोगों को खाली जोड़िएगा प्रतिदिन क्लास में। यकीन मानिए एक दिन ऐतिहासिक क्लास होगी शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की। बाय बाय। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, और आपकी रेस उनसे है जो इस रेस के लिए लड़ रहे हैं। चलते हैं तब, जय हिंद, जय भारत। साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, हो सके तो हमें भी भेज दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय। ठीक, अब चलें, कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।